नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 360 चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार फिर से जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरे लेक्चर को आप यूजफुल पा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को और लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, तो मैं इम्प्रूवमेंट इसमें कर पाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आज हम बात करेंगे आईबीसी 2016 यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और इसके अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर जेआईबी, यानी जेआईबी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको इसमें हम देखेंगे। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ऑब्जेक्टिव देखिए इस कोड का क्या था। द कोड वाज इनेक्टेड विद द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द डेटर्स इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी हितधारक हैं उनके इंटरेस्ट में डेटर का जो भी एसेट है उसके वैल्यू को मैक्सिमाइज करना इस कोड को इसीलिए इनेक्ट किया गया था। टू रिड्यूस द लॉस दैट क्रेडिटर माइट हैव टू बियर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। क्रेडिटर के लॉस को रिड्यूस करना, जो अकाउंट अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो जो क्रेडिटर को लॉस होगा उस लॉस को रिड्यूस करना इस कोड का ऑब्जेक्टिव है। इंडिया में टू इम्प्रूव क्रेडिट कल्चर इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्रेडिट कल्चर को इम्प्रूव करना इस कोड का ऑब्जेक्टिव है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन, देखिए तीनों का अर्थ क्या होता है। इंसॉल्वेंसी, एन एंटिटी, ए पर्सन, फैमिली और कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट व्हेन इट कैन नॉट पे इट्स लेंडर्स बैक ऑन टाइम। कोई भी एंटिटी, कोई व्यक्ति, परिवार इंसॉल्वेंट हो जाता है जब वह अपने लेंडर को, जो उसके कर्जदाता है, उसका कर्ज जो है समय पर नहीं चुका पाता है। इस केस में जो होता है, जो एंटिटी होता है उसका लायबिलिटी जो होता है वह उसके एसेट से अधिक होता है। उसके पास इतना एसेट नहीं होता है कि वो अपने लायबिलिटी को चुका पाए। तो यह जो केस होता है इंसॉल्वेंसी का केस होता है। बैंक्रप्सी देख लीजिए। बैंक्रप्सी इज ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ वंस इनएबिलिटी टू पे ऑफ डेट्स। अगर कोई व्यक्ति डेट पे नहीं कर सकता है, यानी अपने कर्ज को नहीं चुका सकता है, तो इसका लीगल डिक्लेरेशन है, या जो है कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन होता है, कोर्ट डिक्लेयर करती है बैंक्रप्ट। यानी कोई आदमी अगर पे नहीं कर पाता है अपने कर्ज को और कोर्ट उसको बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर देती है, उसका लीगल डिक्लेरेशन दे देती है कि हाँ यह जो है अभी इनकैपेबल है कर्ज को पे करने में, तो वह बैंक्रप्ट माना जाता है। ऑन बीइंग बैंक्रप्ट द कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू लिक्विडेट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट एंड हैंड इट आउट टू द क्रेडिटर्स। बैंक्रप्ट होने पर कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो इंसॉल्वेंट है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने के में, और जो भी पैसा आएगा उसको क्रेडिटर को देने में कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। कोर्ट का यह काम होता है जो लिक्विडेट करना पर्सनल प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट के, और उसको क्रेडिटर्स को फिर पे ऑफ करना, यह कोर्ट का काम होता है। देख लीजिए फ्लो चार्ट टाइप का है। इंसॉल्वेंसी, ए स्टेट in which financial difficulties of a company are such it is unable to run its debt at its current pace, यह इंसॉल्वेंसी का केस हो जाता है। Bankrupt, when a person is legally declared as incapable of paying their dues and obligation, जो लीगली डिक्लेयर हो जाता है कि वह इनकेपेबल है अपने ड्यूज को पे करने में और ऑब्लिगेशन को पे करने में, तो इसको बैंकरप्ट हम कहते हैं। लिक्विडेशन, द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को वाइंड अप करने का जो प्रोसेस है उसको लिक्विडेशन कहते हैं। यानी कंपनी को बेचना, उससे बेच के उससे पैसे लेना, यह सब जो है लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है। इंसॉल्वेंसी प्रीसीड्स बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी से पहले का स्टेज जो होता है इंसॉल्वेंसी होता है। और लिक्विडेशन फॉलोज बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी जैसे होता है यानी कोर्ट डिक्लेयर करती है बैंक्रप्ट, तो उसके बाद लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है। इंसॉल्वेंसी वार्निंग, कैसे हम जानेंगे कि कोई कंपनी जो है इंसॉल्वेंट होने के कगार पर है, तो ड्रॉप इन सेल्स, उसके सेल में कमी आती है। डिले इन पेमेंट्स, जो पेमेंट्स है यानी जिसको उसको देना होता है
वह पेमेंट वगैरह में वो डिले करने लगता है, तो समझिए कि कंपनी की स्थिति खराब है, वह इंसॉल्वेंट होने वाला है। इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन क्रेडिट, आप देखिए कि उसके पास अपना बहुत कुछ नहीं है, वह ज़्यादातर जो है कर्ज पर ही रिलाई है, तो यह जो है साइन है कि कंपनी जो है इंसॉल्वेंट होने वाला है। कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो हम उसका देखते हैं तो कैश फ्लो इन इज लेस देन कैश फ्लो आउट। कैश फ्लो इन जो हो रहा है वह कैश फ्लो आउट से जो है कम है, यानी उसके पास जितना पैसा आ रहा है सामान वामान बेच के, वह जो है इसके द्वारा खर्च किए गए पैसे से कम है, तो यह भी जो है इंसॉल्वेंसी का साइन है, यानी इंसॉल्वेंस होने के कगार पर है। कोड यहाँ पे जहाँ पे भी हम इस लेक्चर में यूज करेंगे तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मानिए, उसको मानिएगा, तो उसको मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे कोड यूज किया है। तो कोड अप्लाइज टू कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल। ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है वह कंपनी पर अप्लाई होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कोई भी एंटिटी है उस पर, पार्टनरशिप फर्म से इंडिविजुअल पर यह अप्लाई होता है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखिए आईबीसी का क्या है। आईबीसी में एक होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। These professionals will administer the resolution process, manage the assets of the debtor, and provide information for creditors to assist them in decision making. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है। आगे देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। यह क्या करता है कि यह जो रिजोल्यूशन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करता है, जितने भी रिजोल्यूशन प्रोसेस है इसको यह देखता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का यह काम होता है कि रिजोल्यूशन प्रोसेस को यह देखेगा। मैनेज द एसेट ऑफ डेटर, डेटर का जो एसेट है, जो डेटर की संपत्ति है, एसेट है, उसको वह मैनेज करेगा। और क्रेडिटर को, यानी जो कर्जदाता है, उसको इन्फॉर्मेशन और उसको सहायता, इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा और सहायता देगा डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में सहायता देगा और उसको उनको सूचना प्राप्त करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होता है? तो द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स विल बी रजिस्टर्ड विथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, जो यह सब काम करता है, यह जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में रजिस्टर होता है। यह एक एजेंसी होता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रजिस्टर किया हुआ रहता है। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं जो रिजोल्यूशन प्रोसेस को देखते हैं, एसेट को, डेटर का एसेट मैनेज करते हैं, रिजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड करते हैं, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। उन्हीं को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है रजिस्टर करके रखता है। The agency conduct examinations to certify the insolvency professionals and enforce a code of conduct for their performance. यह जो एजेंसी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, यह एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को सर्टिफाई करने के लिए, यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होता है उसको सर्टिफिकेट देने के लिए यह इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनके परफॉर्मेंस का उसको इन्फोर्स करती है, उसको लागू करती है। जो कोड ऑफ इनका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार में है, उसको जो है यह लागू करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, यह इंफ्रास्ट्रक्चर है सब आईबीसी का, इसमें आईबीसी के रिजोल्यूशन प्रोसेस में इन सब का काम होता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज विल बी एस्टैब्लिश्ड टू कलेक्ट, collect and disseminate financial information to facilitate insolvency and resolution। यह जो एक यूटिलिटी है जो कलेक्ट करता है, डिसेमिनेट करता है, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है, कलेक्ट करता है, कोलेट करता है, टू फैसिलिटेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में जो भी सूचना की जरूरत होती है उसको कलेक्ट करता है, डिसेमिनेट करता है और कोलेट करता है। इसको हम इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, अब देखिए आईबीसी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कौन कौन होते हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोसेस विल बी एडजुडिकेटेड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज और एलएलपी। अगर कंपनीज और एलएलपी का रिजोल्यूशन प्लान है, रिजोल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है, तो इसको जो है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल देखेगी। अगर कोई इंडिविजुअल का है या पार्टनरशिप फर्म का है तो इस केस में डीआरटी इसको देखती है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल देखती है। यह एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होती है जो अपना डिसीजन देती है। ठीक है, कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी के केस में तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होता है। अगर हम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन अगर हम किसी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म का करते हैं तो उस केस में डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है एडजुकेटिंग अथॉरिटी होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, यह देखिए क्या होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं आईबीबीआई। यह कहते हैं इट विल बी सेट अप टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ आईपीज, आईपी एंड आईयूज। यह जो होता है
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इनको रेगुलेट करता है। इन तीनों को IBBI जो है रेगुलेट करता है। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लॉ। जो इसके बोर्ड में, IBBI के बोर्ड में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो RBI से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से होते हैं। अपील देखिए, अगर कोई कंपनी, अगर NCLT कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी अगर NCLT के डिसीजन से एग्रीव्ड है तो वह अपील कर सकती है NCLAT में, यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकती है। उसी तरह से कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म अगर DRT के डिसीजन से एग्रीव्ड है तो DRAT में, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है। इंडिविजुअल है तो DRT डिसीजन देगा इस केस में, DRAT में अपील कर सकता है। अपील करने का समय क्या होता है तो 30+15, 30 दिन होता है नॉर्मल, 15 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 45 दिन में जो है DRAT में अपील किया जाता है। DRAT के भी डिसीजन से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उसी पर से कॉर्पोरेट पर्सन है वह NCLT के डिसीजन से खुश नहीं है तो NCLAT में अपील कर सकता है। NCLAT के भी डिसीजन से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। टाइम लिमिट यहाँ पे दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 45+15, मैक्सिमम 15 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी टोटल 60 डेज, और यहाँ पे 30+15 यानी 15 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नॉर्मल 30 डेज होता है, 45 डेज मैक्सिमम। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटीज एंटिटीज। इफ डिफॉल्ट इज अबव 1 करोड़, क्रेडिटर में इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अगर डिफॉल्ट जो है 1 करोड़ से ऊपर का है तो क्रेडिटर जो होता है, कर्जदाता जो होता है, वह इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस, 2 स्टेजेस होता है रिजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का सिंपल सा अर्थ है कि डिफॉल्ट अगर कोई कंपनी करता है तो उससे पैसा कैसे वसूलना है, यह सिंपल अर्थ होता है, ठीक है ना। उससे पैसा कैसे वसूला जा सकता है, यही है रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसका 2 स्टेज होता है, एक तो होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। Creditors assess whether debtor's business is viable to continue, and if viable, then try to restore it. इंसॉल्वेंसी पहला स्टेज होता है इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन प्रोसेस का। इसमें क्या होता है, बैंक यह देखती है कि यह अभी कंपनी जो है यह काम कर सकती है, यानी यह वायबल है कि नहीं बिजनेस के लिए। अगर वो सब पता करके वो पाती है कि नहीं कंपनी चल सकता है, अभी इसका दिन खराब है लेकिन कंपनी आगे चल सकता है, तो वह एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके बैंक आती है, या रिवाइवल प्लान लेके उसको कहते हैं। उसमें जो है उसको कुछ मोराटोरियम दे दिया जाता है, उसके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है और कंपनी को चलने दिया जाता है, और रिस्ट्रक्चर करके उसको दे दिया जाता है। फिर कंपनी जो है अपना सुचारू ढंग से चलने लगती है और अपना डेट जो है उसको रिपे करने लगती है। यह हो गया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या है कि बैंक जो है उसकी वायबिलिटी को देख रही है, पता लग रहा है कि ना कंपनी एकदम जो है डूब गई है, इसका कोई रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसका कोई रिवाइवल नहीं हो सकता है, कुछ भी हम कर ले, रिस्ट्रक्चर वगैरह कर ले, कंपनी चल ही नहीं सकती है। तो इस केस में बैंक क्या करती है, कंपनी का जो भी एसेट होता है उसको बेचती है। तो इफ सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स, अगर सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो जाता है तो देन क्रेडिटर डिसाइड टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर एंड डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ डेटर्स। तो उस समय कर्जदाता जो है कॉर्पोरेट डेटर का जो भी एसेट है उसको लिक्विडेट करते हैं, बेचते हैं, और बेचने के बाद जो है वो जितना एसेट होता है अगर क्रेडिटर जो है अपने में बांट लेते हैं। अगर 2-3 क्रेडिटर मिलकर लोन दिए तो वो अपने में बांट लेते हैं, जो भी क्रेडिटर होते हैं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब कोई कंपनी है उसका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, अब देखिए ध्यान से इसको, स्टेप बाय स्टेप जो मैकमिलन में जो दिया है वहीं से मैंने भी लिया है, लेकिन फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाने का कोशिश किया है कि आपको समझ में आ सके। जो कुछ चीज़ जो है मैकमिलन से मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अननेसेसरी पेन मत लीजिए, क्योंकि उतना डिटेल की जरूरत नहीं है, जो जितने काम की चीज़ है उतना ही मैंने इसमें लिया है। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करने से पहले क्रेडिटर जो है, कर्जदाता जो है, वह 10 दिन का डिमांड नोटिस जो है डेटर को भेजता है ड्यूज को पे करने के लिए, यानी जो कर्ज है उसको पे करने के लिए क्रेडिटर जो है 10 दिन का डिमांड नोटिस पहले
ये फर्स्ट स्टेप है, पहले भेजता है डेटर को। अब डेटर या तो ड्यू को पे कर देता है, ड्यू को पे कर दिया तो बात खत्म, नहीं पे करता है, इफ डेटर फेल्स देन क्रेडिटर्स अप्रोचेज एनसीएलटी। उसके बाद अगर डेटर जो है फेल हो जाता है पे करने में, तो क्रेडिटर जो है एनसीएलटी के पास जाता है एंड मेक एप्लीकेशन टू इनिशिएट रिजोल्यूशन प्रोसेस। और वहां पे एक एप्लीकेशन, एक अर्जी देता है कि रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए एक अर्जी देता है क्रेडिटर एनसीएलटी के पास। फिर क्या करता है, एनसीएलटी अपॉइंट्स इंटरिम आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो एनसीएलटी अब एप्लीकेशन लेने के बाद वह 14 दिन के भीतर, एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के 14 दिन के भीतर आईबीबी से कंफर्मेशन ले लेता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से कंफर्मेशन ले लेता है, और 14 दिन के भीतर एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के एनसीएलटी जो है इंटरिम आईपी यानी अंतरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो ये सब रिजोल्यूशन प्रोसेस को देखते हैं, उसको अपॉइंट करता है इसके रिजोल्यूशन प्रोसेस को देखने के लिए, यानी डेटर के रिजोल्यूशन प्रोसेस को देखने के लिए एनसीएलटी जो है अंतरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को 14 दिन के भीतर नियुक्त करता है। अब यह यहाँ से स्टार्ट होता है काम आईपी का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। Interim insolvency professional holds office for 30 days and take control of debtors and asset and collect financial information from information utility। अब यह क्या करता है, अंतरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होता है, यह ऑफिस को 30 दिन तक जो है होल्ड करता है, कंपनी का ऑफिस को, और उसके डेटर्स के एसेट का कंट्रोल अपने पास ले लेता है, जो भी एसेट है डेटर्स का उसका कंट्रोल अपने पास यह आईपी ले लेता है। उसके बाद से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होता है उससे यह प्राप्त कर लेता है। यानी क्या क्या ले लिया, डेटर्स का एसेट का कंट्रोल ले लिया, और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज से आईपी जो है प्राप्त कर लेता है। अब जो है इसके बाद करता क्या है, एनसीएलटी कॉजेज पब्लिक अनाउंसमेंट अबाउट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड कॉल्स फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स ऑफ अदर क्रेडिट्स। अब जो है एनसीएलटी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि भाई इस कंपनी का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है किया जा रहा है, अगर कोई क्रेडिटर और है तो वह भी अपना क्लेम इसमें सबमिट कर सकता है। वह एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी एनसीएलटी कि अगर कोई क्रेडिटर है, फलाने कंपनी का जो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई क्रेडिटर और है जिसका क्लेम है, तो वह भी जो है अपना क्लेम सबमिट यहाँ कर सकती है, या एनसीएलटी एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगी। देन आफ्टर अनाउंसमेंट करने के बाद, देन आफ्टर आईपी कंस्टिट्यूट्स द क्रेडिटर्स कमेटी। अनाउंसमेंट कर देने के बाद जो भी क्रेडिटर है वो अपना क्लेम सबमिट कर देते हैं। क्लेम सबमिट करने के बाद जो है पता लग जाता है यह क्रेडिटर है, तो उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वह एक क्रेडिटर्स कमेटी बनाते हैं, यानी क्रेडिटर का कमेटी बना देते हैं। Within 7 days of its constitution, Creditors Committee decide by 66% of votes either to replace or confirm IP as a resolution professionals। 7 दिन के भीतर जब वह क्रेडिटर्स कमेटी बन जाता है, उसके 7 दिन के भीतर इनको 66% वोट के साथ, जो भी क्रेडिटर्स कमेटी है उसको अपने 66% वोट के साथ देके यह तय करना होता है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जो इंटरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उसी को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कंफर्म करना है या चेंज करना है। अगर 66% वोट के साथ अगर वो बोल देते कि नहीं नहीं यही कंटिन्यू करेगा, यही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में भी कंटिन्यू करेगा, तो वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कंटिन्यू करता है। अगर बोलते हैं कि नहीं हमको चेंज करना है, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। अब जो है उसके बाद देखिए, क्रेडिटर्स कमिटी हैज टू टेक, अब जो भी है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना नियुक्त हो जाता है, या तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है या कोई दूसरा होता है। नियुक्त होने के बाद अब क्या करता होता है, क्रेडिटर्स कमिटी हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय 66% ऑफ मेजॉरिटी वोटिंग। अब क्रेडिटर्स कमिटी जो है वह डिसीजन लेती है कि हमको रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है या नहीं, यानी हमको हम नियुक्त हो गया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त हो गया। अब इसके बाद क्रेडिटर कमेटी जो है 66% वोट के साथ यही करती है कि नहीं हमको रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है कि नहीं। अब नहीं करना है तो बात खत्म हो जाता है। अगर करना है तो यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंडक्ट इंटायर कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है जब हो जाता है कि नहीं हमको रिजोल्यूशन प्रोसेस करना है, तो अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है पूरे कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस को जो है कंडक्ट करते हैं और डेटर को मैनेज करते हैं, जो कर्ज खोर हैं उनको मैनेज करते हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट्स रिजोल्यूशन प्लान टू क्रेडिटर्स कमेटी विद इन 180 डेज फॉर इट्स अप्रूवल। अब 180 दिनों के भीतर, जब से वो स्टार्ट करते हैं उसके 180 दिनों के भीतर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं
वह क्रेडिटर्स कमेटी को रिजोल्यूशन प्लान अपना सबमिट कर देते हैं, रिजोल्यूशन प्लान अपना सबमिट कर देते हैं क्रेडिटर्स कमेटी को। अब क्रेडिटर कमेटी उसको जो है अप्रूव कर सकती है, नहीं अप्रूव कर सकती, नहीं अप्रूव कर सकती है तो फिर से बात दूसरा होगा। अगर अप्रूव कर देती है देन क्रेडिटर्स कमेटी टू टेक डिसीजन आइदर ऑन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स। अप्रूव करने के बाद अब क्रेडिटर्स कमेटी को यह डिसीजन लेना पड़ता होता है उसके वायबिलिटी को देख के, कंपनी के वायबिलिटी को देख के कि क्या इसका इस कंपनी या कंपनी चल सकती है या नहीं। अगर चल सकती है थोड़ा सा सपोर्ट के साथ तो वह तो रीस्ट्रक्चर कर देता है, जो क्रेडिटर्स कमेटी है रीस्ट्रक्चर के लिए प्रपोज करता है, उसके लिए डिसीजन लेता है। अगर नहीं चलती है, चल सकती है यानी एकदम डूब गई है तो लिक्विडेशन का काम करने के लिए डिसीजन लेता है। दोनों में से जो डिसीजन लेगा, अगर डिसीजन नहीं लेगा, अगर क्रेडिटर्स कमेटी किसी कारण पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो लिक्विडेशन विल बी डन, लिक्विडेशन ही किया जाएगा। लिक्विडेशन मतलब कंपनी को बेच बाच करना, उसके एसेट को बेचना और अपनी कर्ज की भरपाई करना। अब रिजोल्यूशन प्लान विल बी सेंड टू एनसीएलटी फॉर फाइनल अप्रूवल। अब जो रिजोल्यूशन प्लान जो है हो गया कि भाई कंपनी को जो है जो रिजोल्यूशन प्लान जो है रिस्ट्रक्चरिंग या लिक्विडेशन का वो जो प्लान है एनसीएलटी को जाएगा। एनसीएलटी अब इसको फाइनली अप्रूव करेगी। जब यह एनसीएलटी अप्रूव कर देगी इस रिजोल्यूशन प्लान को तो यह इंप्लीमेंट हो जाएगा, यह रिजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होगा, जो भी होगा वह इंप्लीमेंट हो जाएगा रिजोल्यूशन प्लान। अब क्या है कि इस रिजोल्यूशन प्लान से हो सकता है कि जो कंपनी है, जो डेटर है, वह खुश ना हो, तो इस केस में वह एनसीएलटी के पास अपील कर सकता है। एनसीएलटी के डिसीजन के खिलाफ एनसीएलटी के पास अपील कर सकता है। अब जो एनसीएलटी भी डिसीजन दे दी, अब उसके भी डिसीजन से हो सकता है कि डेटर जो है खुश नहीं हो, तो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है। Entire corporate solvency process shall be mandatorily completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date। जितना भी प्रोसेस है इंटायर कॉर्पोरेट सॉल्वेंसी प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस है पूरा प्रोसेस, ये 330 दिन के भीतर जो है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 330 दिन के भीतर जो है इसको समाप्त कर देना है। इफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसा है जो डेटर से रिलेट करता है, रिलेटेड पार्टी है, तो इस केस में सच फाइनेंशियल क्रेडिटर विल नॉट हैव एनी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और वोटिंग। तो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर का कोई राइट नहीं होता है रिप्रेजेंटेशन करने का, कोई पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग करने का कोई राइट नहीं होता है। Individuals and partnership firm to declare themselves as insolvent under provision of IBC 2016, the amount of the default should not be less than 1000। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप है और आईबीसी के प्रोविजन के अनुसार उसको अगर डिफॉल्ट होता है तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट होना चाहिए वो 1000 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए। कंपनी के केस में 1 करोड़ और यहाँ पे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के केस में 1000 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एक फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया है। यह जो है मेनली स्टार्टअप्स और एसएमई के लिए लाया गया है, क्योंकि देखिए यह जो है ये स्टार्टअप्स और एसएमई जो है बहुत कम पूंजी से स्टार्ट होते हैं, तुरंत स्टार्ट हुए रहते हैं। अगर इनके रिजोल्यूशन प्रोसेस में हम साल व 1.5 साल लगेंगे तो बेचारे ये तो ऐसे ही मारे जाएंगे ना। तो इसलिए इन सब के रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एक फास्ट ट्रैक लिया गया कि द प्रोसेस सेल कंप्लीटेड इन 90 डेज एंड एक्सटेंडेबल बाई मैक्सिमम 45 की जो प्रोसेस है वो 90 डेज में आपको कर देना है, मैक्सिमम 45 दिन का और एक्सटेंशन ले लीजिए। इसका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है स्टार्टअप्स और एसएमई के केस में 90 डेज में कर देना है, मैक्सिमम 45 दिन का और एक्सटेंशन ले लीजिए। तो यह क्या करता है कि स्टार्टअप और एसएमई का जो रिजोल्यूशन प्लान जो है क्विकली कंप्लीट होता है और फिर यह अपना काम करते हैं आगे जाके। अब मानिए कि साल भर आप लटका दीजिएगा तो बेचारे क्या करेंगे, अभी नए तो कंपनी होती है, स्टार्टअप होती है, तो इसलिए इनका फास्ट किया जाता है। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया है। अब देखिए, अब जैसे लिक्विडेशन हो गया, अब यहाँ पे पैसा हमारे पास आ गया बहुत सारा, ठीक है ना। अब बहुत लोग आ जाएंगे भाई क्लेम करने, तो क्लेम का जो ऑर्डर क्या होगा, यानी पैसा लेने का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, क्या प्रायोरिटी होगा। तो जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का जो पैसा आया है तो उसमें इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का जो कॉस्ट आता है, लिक्विडेशन कॉस्ट आता है, इसको पहले पे किया जाएगा। उसके बाद कंपनी का वर्कमैन ड्यूज है, यानी कंपनी के क्लर्क, चपरासी, इन सबों का जो अगर कोई ड्यूज है, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका कोई डेट्स है तो उसको पे किया जाएगा उसके बाद सेकंड नंबर पर। अब पैसा बचता है तो वेजेज, जो एम्प्लॉय ऑफिसर वगैरह होते हैं उनका वेजेज, या अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉयज का कोई अनपेड ड्यूज है तो उसको उसके बाद हम पे करते हैं। अब पैसा बचता है तो फिर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होता है उसको हमको पे करना होता है।
अब उसके पास पैसा बच गया तो उसका कोई और ड्यूज वगैरह अगर है तो उसको पे किया जाता है। अब पैसा बच जाता है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको पे किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स जो होते हैं कंपनी के उनको पे किया जाता है। यही ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स है। The code also provides voluntary liquidation proceeding by corporate person who intends to liquidate it and has not committed any default and can pay off its debt fully from proceeds of the liquidation of its asset। कोड जो है वॉलेंट्री लिक्विडेशन का भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई कंपनी यह करती है कि उसको पता लगता है कि हमारा यह एसेट बिक जाएगा तो मेरा यह पूरा लोन चुक जाएगा, तो वो वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए भी कोड में प्रदान किया गया उसके लिए अप्लाई कर सकती है। आईबीसी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लीजिए। सारे अमेंडमेंट्स को मैंने नहीं लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिया है। पर्सनल गारंटर्स, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल हैव नाउ बीन इंक्लूडेड अंडर एप्लीकेबिलिटी हेड। जो एप्लीकेबिलिटी हेड है उसमें पर्सनल गारंटर यानी जो एप्लीकेशन करता है, जिस केस में हम एप्लीकेशन रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए कर सकते हैं, तो पर्सनल गारंटर, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, ये सभी जो एप्लीकेबिलिटी हेड में आते हैं। ये 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है उस समय इसका प्रोविजन किया गया। उसके बाद वोटिंग थ्रेशोल्ड जो था, जो पहले से 75% था, उसको घटा के 66% कर दिया गया। आप देखिए ना पीछे के मैंने बताया है, यह भी जो है अमेंडमेंट जो है पहले यह 75% अब 66, यह भी जो है 2017 में किया गया है। होम बायर्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। होम बायर जो होते हैं जैसे बिल्डर्स वगैरह हैं, तो उस केस में जो होम बायर जो होते हैं उनको भी क्रेडिटर के रूप में इंक्लूड किया गया है। यह 2018 के अमेंडमेंट में किया गया है। यानी कोई बिल्डर वगैरह है और इनके जो होम बायर है, मैंने फ्लैट व्लैट खरीदने वाले जो है, जब तो इस केस में भी जो है उनको जो होम बायर है उनको क्रेडिटर के रूप में इंक्लूड किया गया है। 2018 के अमेंडमेंट में इसको किया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय वे ऑफ मर्जर, एमालगेमेशन और डीमर्जर। कोई कॉर्पोरेट डेटर है तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग जो है मर्जर, एमालगेमेशन और डीमर्जर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। यह जो है 2019 के अमेंडमेंट में किया गया है। और मैंडेटरी टाइम लिमिट टू कंप्लीट रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है 330 दिन का, इसका प्रोविजन जो है 2019 के अमेंडमेंट में किया गया है। दोस्तों अगला लेक्चर जो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, ठीक है। और आशा करने की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बने रहिए नॉलेज 360 के साथ। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।